नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। देश में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया है। इस फैसले को लेकर अधिवक्ता विवेक शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। विवेक शर्मा ने कहा है कि आवारा कुत्तों के मामले में यहाँ एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा है कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत बुजुर्गों और बच्चों का बिना किसी डर के सार्वजनिक स्थानों पर आना जाना बेहद जरूरी माना गया है। उन्होंने बताया कि देश के कई हिस्सों में डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं, जिसके चलते लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है। अधिवक्ता विवेक शर्मा के मुताबिक समाज में लोगों के भय मुक्त वातावरण देने के लिए यह फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि ABC यानी एनिमल बर्ड्स कंट्रोल प्रोग्राम को प्रभावी तरीके से लागू करने पर भी जोर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉग्स का मैटर था उस पर जो आज स्ट्रे डॉग्स का मैटर है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, जो न्यायपालिका का एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत अच्छा जजमेंट है। मेनली जजमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो एप्लीकेशन थी जजमेंट के रिगार्डिंग, जो पहला था उसके रिगार्डिंग दी हुई थी उसमें है। सेकंड पार्ट में जो SOP है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके रिगार्डिंग है। और जो थर्ड पार्ट है वो स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा, क्योंकि उसमें कॉम्प्लायंस बाय स्टेट्स एंड ड्यूटीज की बात की गई है। मेन बिंदु ये है, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको एक राइट टू लाइफ है, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि वो बिना किसी फियर के सोसाइटी में, समाज में कहीं भी आ जा सके, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, सड़कें हो, रोड हो, पब्लिक प्लेसेज हो। तो एक तो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और यूटीज हैं, जो पिछले ऑर्डर्स थे कोर्ट के, उनको भी, और जो आज का ऑर्डर है उसका जो कॉम्प्लायंस है उसे इंश्योर करेंगी। और साथ में आज के जजमेंट में एक इम्पोर्टेंट चीज और है, जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज के ऑफिसर्स हैं और जो उनके कर्मचारी हैं, उन्हें एक प्रोटेक्शन की बात भी की गई है कि अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, जो डॉग बाइट के केसेस को स्टॉप करने के लिए जो ABC प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, या जो भी और मेजर्स है उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल FIR या कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होगा। मतलब जिसे हम कहते हैं कि एक सामान्य प्रक्रिया के तहत। और बाकी जो आज के जजमेंट की कॉपी है वो जब पूरी अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद आपको डिटेल्ड बिंदु हम बताएं। का जो प्रॉब्लम है उसको कोर्ट ने कैसे रिकॉग्नाइज किया है और क्या आदेश अथॉरिटीज को? हाँ, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो राइट टू लाइफ है उसे एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट मानते हुए ये चीज इंश्योर करने की कोशिश की गई है, जिसमें आज के जजमेंट में आप लोगों ने सुना भी होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये बताया गया कि कहाँ कितने डॉग बाइट के केसेज हुए हैं। इवन पिछले साल में भी कई लाख केसेज डॉग बाइट के हुए हैं, और इस साल भी आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो कई डिस्ट्रिक्ट में थाउजेंड्स ऑफ केसेज हैं, हंड्रेड्स ऑफ केसेज हैं डॉग बाइट के। तो सीधी सी बात निकल के यही आती है कि जो राइट टू लाइफ का हमारा फंडामेंटल वो है, राइट है, उससे किस तरह से इन स्पिरिट इंश्योर किया जाए, किस तरह से उसे लागू किया जाए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्कूल जाने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो बिना किसी फियर के अपनी जगह पे जा सके। उन्हें ये नहीं हो कि हम 5-6 लोग एक साथ जाएं, बच्चा है, अकेला जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो वो सीधा जा सके, उसे कोई फियर ना हो कि 4-5 डॉग्स आएंगे और एकदम उस पर अटैक कर देंगे। तो एक चीज ये है कि सोसाइटी को बिना किसी फियर के लोग अपना काम कर सके, तो उस चीज को इंश्योर करने की कोशिश की गई है, और एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही एक राइट डायरेक्शन में दिया हुआ जजमेंट है, जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अथॉरिटीज को क्या डायरेक्शन है के बारे में भी कहा है, डॉग्स को यूथेनेसिया देना। हाँ, वो जो ABC प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है, और जितने भी मेजर्स थे जो आपने पुराने जजमेंट में, जो 7/11 का था और जो अगस्त वाला था जजमेंट, तो उन जजमेंट्स में जो वो है मेजर्स, उन्हें भी इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। आज के में भी कुछ हैं, जो जब पूरा जजमेंट अपलोड हो जाएगा तो उसमें आप लोग भी देखें। कहा है कि क्या इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ABC रूल्स, उसको कैसे वो भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि ABC प्रोग्राम 2001 के बाद से
ये था कि बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन 2 डिकेड होने के बाद भी जब इसे एक कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं, चाहे उसमें राज्य सरकारें रही हो या म्युनिसिपल अथॉरिटीज रही हो या जो भी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज थी, वो ठीक से उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, तभी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम आज लोगों के सामने आके खड़ी हुई है। तो उस प्रोग्राम को भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है, और इसीलिए जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज के ऑफिसर्स है और या जो भी कंसल्ट ऑफिसर्स है, स्टेट्स के हों, यूटीज के हों, सेंटर के को कहीं के भी हों, तो उन सबको प्रोटेक्शन की बात भी की गई है कि अगर वो ये जो मीजर्स हैं इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी इस तरह का, जैसे कई बार ऐसा होता है कि समाज में जाते हैं और कोई एफआईआर उनके खिलाफ करने लगता है या कोई उन्हें परेशान करता है, तो वो चीजें। दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें अल्पसंख्यक सदस्य समुदायों के कल्याण और विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के कामकाज का आकलन करना था। उन्होंने बताया कि बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और विकास पहलों और अन्य सरकारी कार्यक्रमों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार तथा कथित अल्पसंख्यक समुदाय को यह संदेश देना चाहती है कि उन्हें किसी भी रूप में कमजोर या छोटा नहीं माना जाता। उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान दर्जा देता है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार अल्पसंख्यक कल्याण के से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर लगातार नजर रखती है और समय समय पर उसकी स्थिति को अपडेट करती रहती है। आयोग की इतनी बड़ी बैठक हुई है सर, लेकिन जो एक बड़ा सवाल सर ये है, कई लोगों ने यहाँ क्या किस लिए मकसद क्या था इस पूरी बैठक? ये हमारा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की ओर से ये एक दिन का कॉन्फ्रेंस बुलाया है। पूरे राज्यों के जो अल्पसंख्यक आयोग होते हैं, स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन, उनका कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। और मैं खुद, हमारे राज्य मंत्री और कुछ स्टेट से मंत्रीगण भी आए हैं। इसमें मुख्य रूप से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज का वेलफेयर स्कीम्स, डेवलपमेंट और बाकी जो कार्यक्रम है उसका आकलन करने के लिए बुलाया गया है। और मैं खुश हूं कि इतने अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि हमारा देश में जो सो कॉल्ड माइनॉरिटीज है, जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय है, इनको हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कहते जरूर है, लेकिन माइनॉरिटी करके इसको किसी तरीके से कमजोर या छोटा नहीं मानते हैं। संविधान ने सबको बराबर दर्जा दिया गया है, इसलिए हिंदुस्तान के अंदर में हर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, चाहे सबसे बड़ा माइनॉरिटी कम्युनिटी, सबसे ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों का है, सबसे छोटा पारसी है, लेकिन कोई छोटा बड़ा किसी एक को उसका कम्युनिटी का साइज के हिसाब से हिंदुस्तान में ट्रीट नहीं होता है। सबको संविधान और कानून के तहत बराबर। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। आपने कहा जिस तरीके से एक बार रोड बन जाती है तो बार बार उसके रिपेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरीके से माइनॉरिटीज के लिए कायदे, नियम, कानून बनते हैं, लेकिन हमें उनकी बेहतरी के लिए लगातार काम करना पड़ेगा। हम लोग अपडेट करते रहेंगे, इसलिए जो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स चलते हैं उसका भी हम अपडेट करते रहते हैं। और राज्य सरकारों से हम आग्रह भी करते हैं कि माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स भेजते हैं वो हमारे मंत्रालय के साथ तालमेल करके जल्दी भेजें, और जो क्वेरीज हम भेजते हैं उसका तुरंत करें। कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट सोचते हैं कि हमने स्कीम भेज दिया है, लेकिन स्कीम्स को एक प्रक्रिया के तहत भेजना होता है। उसका जो स्पष्टीकरण, जानकारी जब हम मांगते हैं तो वो तुरंत दे दे ताकि हम काम जल्दी कर सकें। लेकिन मुख्य बात यह है कि भारत सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में हर एक स्कीम सबके लिए होता है। मोदी जी का कोई भी स्कीम पूरा हिंदुस्तानियों के लिए, भारतीयों के लिए है। इसके बावजूद भी
अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कहा, अगर इंटरवेंशन का जरूरत पड़े तो हम उसको भी करते हैं। सर आपने छत्तीसगढ़ के बस्तर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 26वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बड़ा बयान दिया है। किरण सिंह देव ने कहा है कि यहां पूरे बस्तर और छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है और उन्होंने दावा किया है कि सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो समय सीमा तय की थी उससे पहले ही यहां लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। और उन्होंने कहा है कि बस्तर अब शांत हो चुका है और नक्सली गतिविधियां लगभग समाप्त हो गई है। और साथ ही उन्होंने यहां भी कहा है कि क्षेत्र में अब विकास के नए दौर खुल चुके हैं और सरकार विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान को राज्य में सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। ये पूरे बस्तर के लिए और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का कल आगमन हुआ है और जिस तरीके से उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी परस्पर एक समन्वय राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आर्म्स फोर्सेस के माध्यम से, सभी सशस्त्र बलों के माध्यम से आप देख लीजिए कि जो निश्चित समयावधि दिया गया था 31 मार्च का, उसके पहले और बस्तर पूर्ण रूप से शांत हो चुका है, नक्सली गतिविधियां समाप्त हो चुकी हैं और विकास के द्वार खुल चुके हैं जिन क्षेत्रों में और नक्सल परछाई हुआ करती थी, जहां पर विकास नहीं पहुंच पाता था, वहां सरकार की योजनाएं जा रही हैं। मध्य क्षेत्र में हमारे 4 ऐसे मुख्यमंत्री जी का भी इसमें बैठक में सम्मिलित होने आए, उनका भी स्वागत है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, उत्तर प्रदेश से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे उत्तराखंड के आदरणीय पुष्कर धामी जी, साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय मोहन यादव जी, वहाँ की पूरी ऑफिशियल टीम, टॉप टीम यहाँ पे आई हुई है और इन क्षेत्रों के विकास के लिए जो रोड मैप तैयार होना है, जो बातें होनी है, बहुत कुछ अच्छा निकल के आएगा इससे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महंगाई और आर्थिक मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी और इसका सबसे ज़्यादा असर किसानों और मजदूरों पर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों की नीतियों का दर्द बड़े उद्योगपतियों को नहीं बल्कि आम जनता को भुगताना पड़ेगा। और कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा है कि अब सरकार को तुरंत कार्रवाई शुरू करनी चाहिए ताकि महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सके और आम लोगों को राहत मिल सके। और राहुल गांधी के इस बयान के बाद महंगाई और आर्थिक नीतियों को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। हमने पहले नहीं देखा है। महंगाई बढ़ेगी, आसमान की ओर जाएगी, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम आसमान की ओर जाएगा। और मैं हर मीटिंग में नरेंद्र मोदी से कह रहा हूं, पिछले 12 साल आपने जो किया, उसका कष्ट, उसका दुख, उसका दर्द अंबानी अदानी को नहीं होगा। उसका दर्द किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को और हमारे युवाओं को उठाना पड़ेगा। और मैं रोज कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी एक्शन लेना शुरू कीजिए। किसानों की मदद, उनकी रक्षा, छोटे व्यापारियों की रक्षा, युवाओं की रक्षा करना शुरू कीजिए, नहीं तो देश को जबरदस्त नुकसान आने वाला है। नरेंद्र मोदी उधर देखते हैं, उधर देखते हैं, नहीं करते हैं। इसीलिए मैं हर भाषण में कह रहा हूं कि आज नरेंद्र मोदी को एकदम एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए। आज भी अंबानी हिंदुस्तान का तेल विपक्ष में बेच रहा है। हजारों करोड़ रुपए का तेल अंबानी बाहर बेच रहा है, नरेंद्र मोदी उसे रोक नहीं रहा है।
दुख की बात है कि नुकसान आपको होने वाला है। हिंदुस्तान का बेरोजगार युवा, ये सब नष्ट हो जाएंगे। और मैं दोहराता रहता हूं, नरेंद्र मोदी उल्टी सीधी बातें करते हैं। देश के किसान से कहते हैं, देश के मजदूर से कहते हैं, देश के छोटे व्यापारियों से कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। अरे भाई, यहां पे भोजन नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, और पता नहीं कौन सा सपना देख रहे प्रधानमंत्री, देश को कह रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। गैस नहीं मिल रही, घर में खाने पकाने के लिए गैस नहीं है, और प्रधानमंत्री कह रहा है कि विदेश मत जाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, सोना मत खरीदो। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है, पता नहीं कहां, कौन से दुनिया में है ये, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। अच्छा, इसका कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप का भाषण, आपने देखा होगा, कहता है भैया इसके करियर को 2 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। उधर एप्स्टीन की फाइल बंद पड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी 24 घंटे विदेश जाता है अपने आप को बचाने के लिए, कभी अमेरिका से बचने की कोशिश करता है, कभी नॉर्वे जाता है, हाथ जोड़ता है कि भैया मुझे माफ कर दो, एप्स्टीन फाइल मत खोलो, अदानी जी पर केस है उसको बंद करो। पता नहीं आपको मालूम नहीं मालूम, मगर हिंदुस्तान यूएस डील उसने की, सारा का सारा हिंदुस्तान से छिनवाकर अमेरिका को दिलवा दिया। और आप देखना, लिख के ले लो, आने वाले समय में अमेरिका में जो अदानी का केस था उसको बाहर फेंकने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान के गरीबों का, किसानों को बेचा है, अमेरिका को बेचा। झारखंड की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और देवघर में बसपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण फाइल राज्य सरकार द्वारा मंजूर नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बड़ी परियोजनाएं जमीन आवंटन के अभाव पर अटकी हुई है। और बसपा सांसद ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा शिलान्यास किए गए ESIC हॉस्पिटल को 7 साल बाद भी जमीन नहीं मिल सकी है। इसके अलावा 200 बेड के आयुष हॉस्पिटल, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, DRDO और ब्रह्मोस जैसी परियोजनाओं के लिए भी राज्य सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है। उन्होंने दावा किया है कि झारखंड सरकार 1 एकड़ जमीन के लिए 60 एकड़ रुपए तक की मांग कर रही है, जिससे विकास योजनाएं प्रभावित हो रही है। और निशिकांत दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने गोड्डा पाकुड़ रेल लाइन और चित्र बसु कीनाथ रेल लाइन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता भी वापस ले ली है। के कारण झारखंड में विकास नहीं हो पा रहा है, खासकर आपके लोकसभा क्षेत्र में। आप कहते हैं कि इसके लिए जनता के हित के लिए आप हेमंत सोरेन के पास झुकने को तैयार हैं। इतनी बड़ी बात सार्वजनिक स्थल पर करना, वाकई स्थिति ऐसी ही पैदा हो रही है झारखंड में? देखिए, मैं दुखी हो गया, थक गया। 2020 से कोई ऐसी फाइल नहीं है जो कि हेमंत सोरेन जी गोड्डा लोकसभा के लिए क्लियर करते हैं, जो भी बड़ी फाइल। ESIC का अस्पताल, आपको पता है कि प्रणब मुखर्जी जी ने उसका शिलान्यास किया। 7 साल हो गए, राज्य सरकार ने लैंड नहीं दिया। 200 बेड का आयुष्मान भारत का जो है मोहनपुर में एक मार्क्ड है कि वहाँ जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 200 बेड का आयुर्वेद का अस्पताल बनाएगी, उसके लिए वो लैंड देने को तैयार नहीं है। अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट जो मोहनपुर में खुलना था 4000 मेगावाट का, आपको ध्यान हो कि उसके लिए लैंड एक्वायर करने को तैयार नहीं है। DRDO का एक बड़ा फैसिलिटी और ब्रह्मोस का एक बड़ा फैसिलिटी यहाँ आना है, उसके लिए उन्होंने लैंड नहीं दिया। और जो सबसे बड़ी बात है कि सावन में जहाँ की यहाँ इतने श्रद्धालु आते हैं, जसीडी की सेकेंड एंट्री के लिए 2017-18 में भारत सरकार ने 70 करोड़ रुपए दी।
8 एकड़ जमीन हमको एक्वायर करना है, जिससे कि हम जसीडी की सेकेंड एंट्री ले पाए। प्रत्येक साल 3 से 4 करोड़ लोग जसीडी रेलवे स्टेशन पर आते हैं। 1 एकड़ जमीन के लिए 60 करोड़ रुपया झारखंड सरकार मांग रही है। अब आप समझिए कि इससे भी ज्यादा योजनाओं को कैसे रोका जाए, अटकाया जाए, खटकाया जाए, इससे भी बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि सारा क्रेडिट ले जाइए, सारे शिलान्यास, उद्घाटन सब कर लीजिए। आप यदि कह दीजिएगा तो मैं उतने दिनों तक जो है अपने लोकसभा नहीं आऊं, लेकिन आप जो है जनता के हित में काम करिए। और गोड्डा लोकसभा का जो लेजिटिमेट हक है, आपको पता है सैनिक स्कूल यहां से चला गया। सैनिक स्कूल जो महागामा में खुला था, और किसी मंत्री का जो है जवान नहीं खुलता है। इवन उतना छोड़िए, गोड्डा और पाकुड़, जिसमें कि गोड्डा पाकुड़ रेल लाइन जो कि पूरी सुंदर पहाड़ी उनके खुद के विधानसभा में जाएगा, उसमें 50% झारखंड सरकार पैसा देने वाली थी, उसको भी उन्होंने हाथ वापस ले लिया कि हम पैसा नहीं देंगे। चित्रा बासुकीनाथ रेल लाइन है जिसके लिए कि उन्होंने हाथ खींच लिया कि हम पैसा नहीं देंगे। अब इससे ज्यादा जो है बुरी स्थिति संथालपना की झारखंड की मैं क्या आपको बयां कर सकता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहे हुंबल टीवी भारत।